हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे हम अक्सर बात करते रहते हैं इंडिया पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान ईरान की, चीन सऊदी अरेबिया और अमेरिका की, बाकी भी दुनिया की, लेकिन जिनके साथ हमारी एसोसिएशन ज़्यादा होती है तो उस पे ज़्यादा बात की जाती है। आजकल इंडिया और पाकिस्तान दोनों के हवाले से वॉशिंगटन से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, न्यू दिल्ली के हवाले से भी और इस्लामाबाद के हवाले से भी। हमारे हवाले से भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कहा गया कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, बहुत रिगिंग हुई और मौका नहीं दिया गया एक पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लाजमी सी बात है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल है ये कि इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है लेकिन अमेरिकन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जिन लोगों को होना चाहिए था वो नहीं है। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी तरफ इंडिया अमेरिका का बहुत अच्छा ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके हवाले से दो चीजें अभी रिसेंटली हमने देखी। एक तो एंथनी ब्लिंकन का स्टेटमेंट रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से। 140 करोड़ जनता का मुल्क है, तकरीबन 20 से 25 करोड़ कह रहे कि मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन्स हैं, जीव्स हैं और बहुत सारे पारसी हैं। मतलब मैं कहूंगा कि सिख है, बहुत सारे हिंदू हैं। एक बड़ी तादाद रहती है मुख्तलिफ रिलीजन के मानने वाले लोगों की। वहां पर इस तरह की क्या चीजें हुई, क्योंकि जब थर्ड टर्म के लिए मोदी साहब आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनके लिए मुश्किलें क्रिएट की जा रही है या ये नॉर्मल है। इस हवाले पे आज इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रही हैं। वैसे तो आप लोग देखते रहते, बाय प्रोफेशनल शी इज अ लॉयर, लेकिन पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। पॉलिटिकल जो मैटर्स होते हैं इंडिया के हों या बाकी पाकिस्तान के हवाले से, उस पर भी अपना एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। नाजिया इलाई खान मुझे ज्वाइन कर रही है। नाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि अलैहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया नाजिया, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। अच्छा नाजिया, एक बात बताइएगा कि मोदी साहब थर्ड टर्म के लिए आ गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, वोट टेकिंग हो गई। अब दोबारा से उन्होंने अपनी जो जर्नी थी, जो रुकी तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन चले वो एक महीने का जो इलेक्शन का प्रोसेस था, तो चले आप कह सकते हैं कि चले एक छोटा सा ब्रेक कह दें, उन्होंने अपना सफर दोबारा से शुरू कर लिया। क्या आप समझते हैं कि क्या चैलेंजेस है? एक तो इंटरनेशनली ये रिपोर्ट्स के ऊपर मैंने आपसे डिटेल में बात करनी है, बट इसके अलावा भी कोई है इंटरनल या एक्सटर्नल? क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस के जो गांधी साहब हैं, राहुल गांधी साहब, उन्होंने बड़ा एक अच्छा गेस्चर हमें नजर आया और बहुत अच्छा लगा, बल्कि हमने उसके ऊपर शोज किए और पाकिस्तानी मीडिया ने भी दिखाया कि यार पाकिस्तानियों को भी इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आपके डिसएग्रीमेंट होता है, आप जरूरी नहीं है, बीजेपी एक अलग पार्टी है, कांग्रेस एक अलग पार्टी है, बट वो कहते हैं कि इंडिया के लिए हमने एक होना है, जहां पे जरूरत होगी, नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ चैलेंजेस क्या आपको बड़े बड़े ऐसे नजर आ रहे हैं मोदी साहब के लिए इन थर्ड टर्म? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्लोबल लीडर होता है और हम सबको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं जी और भारत में एक अहम भूमिका और कर्तव्यों का पालन उन्होंने पिछले 10 साल में किया है। जी इस भारतवासियों ने इमरजेंसी का वक्त भी देखा, ऐसे अंधकार का वक्त इमरजेंसी में देखा गया जब प्रेस मीडिया से लेकर के विपक्षी दलों से लेकर के कानून से लेकर के संविधान तक को तोड़ मड़ोड़ करके इंदिरा गांधी जी ने रख दिया था। फिर जी एक वक्त आया मोदी जी का और उस वक्त में संवैधानिक तरीके से और संविधान को सरमत्थे लगा करके इस देश को चलाने की, इस देश को बढ़ाने की, इस देश के अचीवमेंट की, इस देश की सक्सेस की बात कही भी गई और करी भी गई, दोनों किया राइट, गया। एंड एज पर माय ओपिनियन फखर भाई, कि जब तक जिंदगी में चैलेंजेस नहीं आते हैं, बिल्कुल, इंसान निखर करके बाहर नहीं आता है। एग्री। और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी, मैं कॉलेज में थी, फिर मैं यूनिवर्सिटी में आई, तो जी चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में जो मजा होता था और अपना नाम फर्स्ट बेंच पर रखने में जो मजा होता था, वो मजा, मतलब ठीक है हम पास हो गए तो भी ठीक है, नहीं पास हुए तो भी ठीक है, उसमें वो मजा नहीं आता है ना? तो अभी जो आपने कहा कि इंटरनेशनल तरीके से भी चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़े ऑथर ने कहा है कि रिलीजियस फ्रीडम सबको होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, ओके, हर हाल में होना चाहिए रिलीजियस फ्रीडम। लेकिन रिलीजियस फ्रीडम के जस्टिफिकेशन पर क्रिमिनल या टेररिज्म हरकतें नहीं होनी चाहिए, ओके, जिसको कतई किसी भी तरीके से भारत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है जी और मोदी जी की सरकार तो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब देखिए,
मैं एक रेफरेंस आपको देती हूँ। मान लीजिए 4-5 पाकिस्तान के मुसलमान चले जाते हैं अमेरिका, या डच चले जाते हैं, या इटली चले जाते हैं, या बिल्कुल। फ्रांस चले जाते हैं, या यूएई अरब चले जाते हैं। जी। तो जो क्रिश्चियंस के जो देश है वहां पर वो कहीं पर काम करने लगेंगे, वो सबसे पहले कहेंगे हमको नमाज पढ़ने की छुट्टी दीजिए, फिर कहेंगे कि हमको नमाज पढ़ने की जगह दीजिए, फिर कहेंगे हमको वजू करने की जगह दीजिए, फिर कहेंगे कि मेरी बच्चियां जो है वो हिजाब पहन करके फ्रांस के या डच के या इटली के या अमेरिका के स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाएगी, फिर कहेंगे कि मेरी बच्चियों को उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर दीनी तालीमात भी दे दीजिए, दिनियात भी पढ़ा दीजिए, कलमा तैयब भी पढ़ा दीजिए, और फिर वो स्टार्ट करेंगे दावत इस्लाम। फिर वो कहेंगे बेटा तुम भी क्यों नहीं हिजाब पहन लेती हो, तुम्हारे ऊपर भी हिजाब बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं, दैट्स नॉट गुड, वो ठीक नहीं है। अब मैंने आपने कई बार बात किया है कि रोड पर नमाज कौन पढ़ता है भैया, रोड तो नापाक होता है, रोड तो गलीज होता है, उसकी साफ सफाई भी होती है, पर वो फिनाइल से धुलाई तो नहीं होती है जो वो पाक हो जाए, है कि नहीं। अब मुसल्ले पे हम कचरा फेंके, हम थूक फेंके, हम बॉटल फेंके, हम पॉलिथीन फेंके, और वो उसी मुसल्ले पे हम नमाज पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। तो यही चीज हम मुसलमानों को समझाते और सिखाने की कोशिश करते हैं कि रोड भी वैसा ही नापाक होता है, आप उस पर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से ऊपर एक्टिव मस्जिद है हमारे भारत में, आप उस पर जाकर के नमाज पढ़िए। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा, हालांकि पर्सनली मैं जो बिडेन से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस, उनके वे ऑफ टॉकिंग, उनके जो स्ट्रैटेजीज होती है वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर होती है, डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं होती है, गोल गोल जलेबी बनाने वाला नहीं होता है कि हम इधर भी लेके चलेंगे इधर भी लेके चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक मी, वो एकदम स्ट्रेट, वो अच्छा है हाँ अच्छा है, वो बुरा है हाँ वो बुरा है। डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। तो मुझे इस टाइप की पर्सनालिटी फकर भाई बहुत पसंद आती है। उन्होंने कहा अगर उनकी सरकार बनती है डोनाल्ड ट्रंप की इस बार, तो वो इंडियंस को वीजा फ्री करेंगे, ग्रीन कार्ड देंगे, और बहुत सारे इंडियंस को एजुकेशनल सिस्टम में उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस देंगे। अच्छा, इसके बाद फिर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो मेलोनी साहिबा हुई, उसके बाद फिर डच हुआ, उसके बाद फिर ऋषि सोनक जी हुए, उसके बाद फिर यूएई हुआ, उसके बाद फिर कतर हुआ, मतलब सब कोई, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, ग्रीस हुआ, हर कोई कहीं ना कहीं उन पाकिस्तानी मुसलमानों से परेशान है जो वहां पर आकर के क्रिमिनल टेररिज्म और वल्गर एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है फकर भाई, कोई नहीं रोक सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन उस नमाज का एक तरीका होता है, उस नमाज की एक बैरिकेड्स होते हैं जिसको मानना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए कल की बात है, हमारे वेस्ट बंगाल में, मैं अभी वेस्ट बंगाल में बैठी हुई हूँ, मेरी वेस्ट बंगाल में 2 कपल्स आपस में लव मैरिज किए हैं। उसको रोड पर एक मुसलमान टीएमसी का नेता है हमीदुल रहमान, उसने अपने लड़के से जेसीबी से भरपेट उनकी रोड पर नंगा करके औरत की पिटाई करवा दी, और बाद में वो स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि भाई शरिया है तो शरिया तो मानना पड़ेगा। भाई ये कौन सा शरिया है कि आप औरत को सरे बाजार नंगा करके, न्यूड करके, आप उसको पीट पीट करके लुटा लुटा कर मारो, ऐसे शरिया को घर में रखा जाए। सो आई थिंक चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस फकर भाई इस तरीके से भी हैं कि कहीं एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री पीओके को भारत में अखंड भारत बनाना चाहती है, पीओके लेकर के, और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हो गई जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, असदुद्दीन अवैसी हो गए, और उसके बाद फिर राहुल गांधी जी के जहाँ वायनाड में जैसे वहाँ वो है, उसके बाद फिर साउथ में बहुत सारे केरला वगैरह में उनकी सरकार बनी हुई है। तो ये लोग शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। चैलेंजेस हैं मोदी जी पर, डेफिनेटली चैलेंजेस है। मोदी जी को ऐसा लगता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए। वो किसी भी रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन अपनी शब्दावली में, अपनी एक्टिविटीज में, अपने वर्क प्रोसेस में करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन हर बार एकदम नेहरू जी के से जो चला आ रहा है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वो राहुल जी लेकर के चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब राहुल गांधी जी की पूरे भारत देश में 99 सीटें आई और इंडी अलायंस की एक ऐसी सीट आई जिसमें एक संवैधानिक रोल राहुल गांधी जी को एलओपी का मिला, लीडर ऑफ अपोजिशन का मिला है,
तो अंदर पार्लियामेंट के अंदर झगड़ा ना करके उनको उस देश, उस जनता के हिसाब से और उनके समर्थन में बात करनी चाहिए, जिसने राहुल गांधी जी पर विश्वास करके उनको भारत में 99 सीटें दी है। अच्छा, नाज़िया, ये वाली बात कि रिलीजन की जो आप कह रही हैं, बट अमेरिका की तरफ से मैंने कहा कि ये जो इनकी रिपोर्ट आती है नॉर्मली दिसंबर में ये रिपोर्ट आती है। पाकिस्तान के हवाले से भी आती है, ये नहीं कि सिर्फ़ इंडिया के, सऊदी अरेबिया के हवाले से भी आती है, चीन के हवाले से भी आती है और मुख्तलिफ ज़्यादातर यही चीज़ें कही जाती है कि है। लेकिन अभी जून में एंथनी ब्लिंकन साहब ये बात कर रहे हैं। लाज़मी सी बात है, अभी तक मैंने कुछ स्टेटमेंट नहीं सुना इंडिया की तरफ से इस हवाले से, या शायद मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। आप बेशक बता सकती हैं कि अगर ऐसी कोई, मतलब डॉक्टर जयशंकर की तरफ से या फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से, कि ऐसी कोई मतलब कोई स्टेटमेंट आया हो। लेकिन वजूहात क्या हो सकती है? आखिर वो स्टडी तो हमें कर रहे होते हैं। मतलब स्टडी हमें करने का मतलब वो अफ़गानिस्तान को भी देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान को भी देख रहे हैं, वो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को भी देख रहे हैं, वो पाकिस्तान, चीन, सबको वो देख रहे होते हैं और हर साल उनके हवाले से ये रिपोर्ट उनकी जा रही होती है। तो क्या, मतलब डू यू थिंक कि उनकी ये रिपोर्ट गलत होती है किसी के हवाले से भी, या उनको राइट नहीं है कि वो कोई इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश करे हम लोगों के हवाले से, यानी किसी कंट्री के, पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, किसी और के हवाले से? नहीं, इसमें भी मैं आपको एग्जांपल देकर के बताऊंगी कि 17 जी जो जरूर। जुलाई को 17 जुलाई को उड़ीसा के एक जज ने एक रेनाउंड रेपिस्ट, जिसने 5 साल की बच्ची का रेप भी किया और उसका मर्डर भी कर दिया, तो जज ने उनको 17 जून 2024 को बेल दे दिया रेमिशन ग्राउंड पर। जब जजमेंट पढ़ा गया तो उन्होंने कहा कि वो जो एक्यूज्ड है, बलात्कारी जो एक्यूज्ड है, वो जेल के अंदर नमाज पढ़ा करता था। तो विवेक उनका जागा कि अंदर में नमाज पढ़ता है तो उसको बेल दे देना चाहिए। उसके भी परिवार वाले, तो परिवार वाले तो मर्डरर के भी होते हैं, जो रॉबरी करता है उसके भी होते हैं, सबके परिवार वाले होते हैं और वो कोई ना कोई क्राइम करके जेल चला जाता है। तो हर इंसान के सोचने की प्रकाष्ठा का लेवल और हर इंसान के समझने का तरीका अलग-अलग होता है। मुझे लगता है ब्लिंकन साहब जो है, वो उन्होंने अपनी बात को रखा है और अब उनकी बात को रखने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर का कोई टिप्पणी या कोई रिवर्स में रिप्लाई तो अभी तक नहीं आया है। ओके। आई एम रियली वेरी श्योर कि अभी तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर जी को उनके ऊपर रिप्लाई देने की जरूरत भी है, क्योंकि हमारे भारत में किसी भी रिलीजन को कोई भी प्रॉब्लम दिया ही नहीं जाता है। मैं जिस स्टेट में बैठी हूँ, यहाँ तो दुर्गा पूजा विसर्जन रोक दिया जाता है मुहर्रम मनाने के लिए, मुहर्रम का जुलूस मनाने के लिए। मैं जिस राज्य में बैठी हुई हूँ, इसके अलावा अभी बकरीद हुआ था तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी ने पूरे इंतजाम किए थे कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, बड़े बड़े टेंट बनाए गए थे कि वहां पर कुर्बानी करें। कुर्बानी करने की एक बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह टेंट बना करके बनाई गई थी। ईद के लिए बाज़ाब्ते पुलिस सिक्योरिटी दे करके उनको नमाज पढ़वाई जाती है, पर एवरीडे अगर आप रोड ब्लॉक करेंगे तो दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत उनके इस रिसर्च पर, ब्लिंकन साहब के इस रिसर्च पर भारत को कोई टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में असदुद्दीन अवैसी धड़ल्ले से फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जय जयकार करते हैं और वो जेल भी नहीं जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ब्लिंकन साहब हमारे भारत के बारे में बोल रहे हैं, बट हाँ, ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, जबकि 1947 में जब देश के टुकड़े हुए, बंटवारा हुआ, तो 23.1% माइनॉरिटीज वहां पर थे, 1288 मंदिरें थी। आज वहां पर 1% माइनॉरिटीज बचे हैं पाकिस्तान में और सिर्फ 22 एक्टिव मंदिरें बची हैं, जिसमें से 9 मंदिरों का दरवाजा बंद किया जा चुका है और मात्र 11 या 12 मंदिरें ऐसी हैं जो एक्टिव है, पर मंदिर के एक दरवाजे की तरफ गोरू गोश्त बिक्री होता है और एक दरवाजे की तरफ मंदिर के मुर्गी का गोश्त बिक्री होता है। फार्म हाउस खोल दिया गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज को खत्म करना या उनके रिलीजियस फंडामेंटल राइट को, उनके रिलीजियस लीगल राइट को फिनिश करना, ये पाकिस्तान बहुत आराम से कर चुका है। अब आप देखिए कि आपके यहाँ सवात में एक लड़का 36 साल का था,
उसको पुलिस की हिरा ठीक है, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा है, आपके यहाँ भी संविधान है, पाकिस्तान में भी कानून है, उसका इंतज़ार करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होने एग्ज़ैक्टली, देना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल दुरुस्त है कह ना? रही हैं, तो उसको बिल्कुल सही घसीट कह कर के ले आया गया और फिर उसको जला दिया गया, नंगा किया गया, फिर जली हुई बॉडी को मार-कूट करके उसके बिल्कुल, चीथड़े उड़ा दिए गए, बिल्कुल, फिर 15 से 16 गाड़ियाँ जलाई गई, फिर पुलिस पे फायरिंग किया है। तो दीज़ आर लाइक ज़ॉम्बीज़, these यू आर persons राइट, are not Islamic preacher or Islamic यू आर राइट, cleric. I don't think that these persons are Muslims. मेरी नजरों में इन माय आईज दिस पर्सन्स आर zombies. जो हम अंग्रेजी यस, मूवी देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, कोई बहुत बड़ा वैम्पायर होता है, वो ब्लड चूस लेता है, वो zombies बन जाता है, वो अलग-अलग हरकतें करता है, उससे लोग बचते हैं। तो अब बिल्कुल, पाकिस्तान में जो हरकतें नजर आ रही हैं, वो हरकत अब zombies वाली हो गई है, एक चलते-फिरते एक समझदार इंसान वाली बिल्कुल नहीं रह गई है। हुँ, और अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अरब में भी रेप होता है, अरब में भी मोलेस्टेशन होता है, अरब में भी मर्डर होता है। इस दुनिया के हर एक देश में क्राइम होता है, इसको एक्सेप्ट मैं भी करूंगी, लेकिन बिल्कुल, उस क्राइम को कैसे कंट्रोल करना चाहिए ये देश जानता है। और यही वजह है कि अरब देखिए आज भी किसी संवैधानिक तरीके से नहीं बल्कि इस्लामिक पनिशमेंट की तरीके से चल करके भी बहुत रिफॉर्म कर रहा है, बहुत इम्प्रूव कर रहा है और टेक्नोलॉजी से लेकर के रिफॉर्मेशन में भी बहुत आगे निकल रहा है। अच्छा आपसे निकला हुआ 1971 में बांग्लादेश देख लीजिए फखर यस, भाई, आज कितना रिफॉर्म कर चुका है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में रेप नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में कन्वर्शन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में जो 7.1% जो माइनॉरिटीज थे उनको घटा करके 3% पे नहीं लाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सलीका, एक तरीका, उस चीजों संविधान, कानून, इन चीजों का हुँ, भी एक अहम रोल निभाया जा रहा है। और हुँ, पाकिस्तान से ऐसे कोई क्लिपिंग वायरल नहीं होते कि 2-4 लाख zombies आ गए और एक आदमी को नंगा करके उसको जला दिया। ऐसी क्लिपिंग्स नहीं आती हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश, बांग्लादेश से ऐसी क्लिपिंग्स नहीं आती, अब कतर से नहीं आती हैं, ईरान से नहीं आती। आप देखिए एक वक्त था कि ईरान बहुत हाईलाइटेड था, अरे हिजाब नहीं पहना जाएगा तो लड़कियां जला दी जा रही हैं, लड़कियों को खड़े खड़े मार दिया जा रहा है, उनके हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं, उनके उनके उनको मुंडन कर दिया जा रहा है। लेकिन वही ईरान जैसे ही उसको समझ में आया कि मेरी मस्जिदें खाली हो रही हैं और मुसलमान बेटियां जो हैं, मुसलमान महिलाएं जो हैं वो अब रोड पे प्रदर्शन करने के लिए उतर गई हैं ईरान में, तो उनको भी समझ में आया कि ये जो रस्म और रिवाज की पाबंदी जो है, ये जो इस्लामिक सफोकेटेड रूम है, अब इसमें हुँ, लोग रहना नहीं चाह रहे हैं। हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजा रखेंगे, हम दीन मानेंगे, हम इस्लाम मानेंगे, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रसूल पर चलेंगे, पर हमें आप जकड़ करके एक सफोकेटेड रूम में बंद करके आप हमारे साथ गलत कीजिएगा वो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है आज देखिए ईरान बहुत सुकून हो गया, पहले जितने वहां से हाय हुल्ला वाली आवाज आती थी अब धीरे धीरे शांत हो चुका है। तो मैं बेकन साहब के आर्टिकल्स पर या उनके रिसर्च पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की अपनी अपनी विवेक और अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं जिसको वो शब्दों में लिख डालता है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं और ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहीं पे भी आपने सवात का ज़िक्र किया, मैं कहता हूँ कि इस तरह का इंसिडेंट अनफॉर्च्यूनेटली कहीं पे भी होता है, पाकिस्तान के किसी शहर में होता है या दुनिया के किसी कोने में होता है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मेरे ख़्याल में कोई रिलिजन का मानने वाला उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता, मतलब उसको मेरा खुद वो इलाका है, मैं कैसे जस्टिफ़ाई करूँ कि वो आदमी जो बेचारा पता नहीं उसके ऊपर इल्ज़ाम भी कैसे लगाया गया, वो एक मतलब अलग बहुत बड़ी स्टोरी है और उनकी ज़िंदगी छीनी गई, बगैर किसी रीज़न के, बल्कि अगर रीज़न भी होगा तो आपके पास कानून है, उसके ज़रिए आप चलते हैं। ये कोई जंगल थोड़ी है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे पुलिस वाले हैं, फिर कोर्ट है, फिर लॉयर्स हैं, ये सबका ये काम है कि ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरे साथ किसी ने कुछ किया और मैं डंडा उठा के उसके पीछे चला जाऊँ, तो मैं भी तो क्रिमिनल हुआ ना, फिर ये तो नहीं है कि उसका जवाब, ये नहीं पॉसिबल, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें। अच्छा नाज़िया, एक लास्ट ईयर बल्कि लास्ट 2-3 ईयर्स से पाकिस्तान में जो कश्मीर में लड़ने वाले लोग हुआ करते थे, इंडिया का क्लेम है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के ये टेररिस्ट आते थे। अभी भी डॉक्टर जयशंकर जी, मुख्तलिफ लोगों से हम सुनते हैं। वो काफ़ी सारे लोग
निशाना बने। पाकिस्तान खामोश था, फिर ख़ैर बात एक आई कि जी ये कोई बाहर से हो रहा है। लेकिन अभी एक अमेरिकन सीआईए ऑफ़िसर कहती है कि जी बाकायदा फंडिंग के ज़रिए लोग हायर किए गए अफ़गानिस्तान से और उन्होंने ये किया। क्या समझ रही हैं कि मतलब इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे एक मैं ये कहूँगा बहुत सारे शायद डिफरेंसेस और एक बहुत बड़े गैप्स क्रिएट हुए हैं। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है दोनों के दरमियान। दोनों अपनी-अपनी जगह पे पाकिस्तान कहता है कि हम ठीक हैं, हिंदुस्तान कहता है हम ठीक है, लेकिन कोई बात वगैरह नहीं हो रही। तो इससे मज़ीद वो मसाइल पैदा होंगे या क्या आप समझ रहे हैं कि या ये अमेरिकन ऑफिसर जो है ना इस तरह का कोई शोशा छोड़ते हैं इंडिया के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से और फिर हम उसके पीछे लगे होते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हिपोक्रेसी ये रही है कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को रखा पर उन्होंने बोला नहीं। ओके, उसामा बिन लादेन को रखा और उनसे एक अरसों तक, बरसों तक पूछते रहे, अमेरिकन से लेकर के सब कोई पूछ रहे थे कि उसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है? नहीं, हमारे पास तो नहीं है। और फिर सही, देखिए लाइव करके दिखाया गया कि वो पाकिस्तान के पास ही था। आज भी कई ऐसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है अलग-अलग देशों के जो पूछ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम तुम्हारे पास है? सही, और पाकिस्तान की सरकार या एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी एक ही बात कह रही है कि नहीं हमारे पास नहीं है। पर आप देखिएगा आने वाले कुछ साल में या कुछ दिनों में या कुछ महीने में ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा जितने भी टेररिस्ट थे जिनका हाथ भारत के विरोध में था, भारत में जी, हाहाकार मचाने पर था, उनके बारे में जब भी गैजेट जाता था इंडियन एम्बेसी से पाकिस्तान एम्बेसी को कि ये आपके यहाँ है, तो एक ही रिप्लाई आया करता था कि नहीं। और जब नहीं है तो फिर मर कौन रहा है? और जब मर रहा है तो पाकिस्तान की सरकार ही, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ही ये पुष्टिकरण क्यों कर रही है कि ये वही मरा है जो कभी भारत में आतंकवादी हरकत किया था और भारत जानबूझ करके एक स्पाई रख करके मार रहा है। आप क्यों ओके, पुष्टिकरण कर रहे हो? एक तरफ आप कह रहे हो कि उन तमाम आतंकवादियों से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान की सरकार कह रही है। और दूसरी तरफ जब वो मरता है और पता नहीं किस गुमनाम आदमी के माध्यम से मरता है, तो फिर आप ही इंटरनेशनल कोर्ट को और यूएन को जाकर के पाकिस्तान की सरकार ही बताती है कि देखिए भारत हमारे हमारे पाकिस्तान में एंटर कर करके हमारे लोगों को मार रहा है। तो इसका मतलब है कि वो हमारे लोग आपके आतंकवादी थे, आपके पाले हुए थे जो आपने भारत में बम फोड़ने के लिए भेजा था, लोगों की जानें लेने के लिए भेजा था। द थर्ड थिंग इज फकर भाई, अजमल कसब पर जब आया था वो और उसने इतना बड़ा हाहाकार मचाया महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, तो कांग्रेस अजमल कसब के मुद्दे को बहुत खूबसूरती से बचाने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस अजमल कसब को भी बचाने की कोशिश कर रही थी और कांग्रेस पाकिस्तान को इस एलिगेशन से भी बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर अचानक से नवाज शरीफ साहब आते हैं और द डॉन को ये पुष्टिकरण कर देते हैं कि नहीं, वो तो कश्मीर के जंगल में ही रहता था जो पीओके में है और वो तो पाकिस्तान का ही है। तो द डॉन न्यूज़पेपर को तो खुद नवाज शरीफ ने इतना खुलासा करके बताया। हालांकि भारत में कांग्रेस ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई थी और सरकार भी क्योंकि मनमोहन सिंह जी की थी, तो उन्होंने पूरी ताकत लगा डाली थी कि भाई अजमल कसब को पाकिस्तानी ना घोषित करके उसको कुछ ना कुछ और बता दिया जाए और पाकिस्तान की इस टेररिज्म एक्टिविटीज को सेव कर लिया जाए। लेकिन फिर खुद नवाज शरीफ ही पुष्टिकरण कर देते हैं। सो एज पर माय थिंकिंग कि ये जो हमारा मोदी जी का एक कही हुई बात है जीरो टॉलरेंस, तो जिस दिन पाकिस्तान इस बात को समझ लेगा कि हमें डेवलप करना है, हमें इम्प्रूव करना है, हमें बाकी मुस्लिम देशों की तरह रिफॉर्म करना है, आगे बढ़ना है, उस दिन पाकिस्तान खुद अपने देश से सारे टेररिज्म को या तो जेल की हिरासत में रखेगा या तो मार गिराएगा। अच्छा झूठ बोलने की इंतहा हमेशा पाकिस्तान की रही है। हम लोग हाफिज सईद के लिए कई बार अजित डोभाल जी हैं या बहुत या डॉक्टर एस जयशंकर हैं या उससे पहले जो लोग थे, सबने पता करने की कोशिश की और पूछा भी पाकिस्तान की सरकार से कि हाफिज सईद कहाँ है? जेल में है। लेकिन जब जब अजित डोभाल जी ने ऑपरेशन स्कॉर्पियो में ये साफ खुलासा कर दिया कि कराची में हाफिज सईद को आलीशान बंगला दे करके बिल्कुल मुगलिया
लग्जरीज के साथ उसको बिठा करके उसका खातर तवाज़ा किया जा रहा है, तो फिर लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि भाई देखिए पाकिस्तान तो रखता ही है टेररिस्ट को पालता-पोसता ही है, रोटी-वोटी देता ही है पाकिस्तान। तो एक बार नहीं फ़खर भाई, कई बार यह खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान की सरकार और एस्टैब्लिशमेंट रखते हैं टेररिज्म फैक्ट्रीज को, और उसके बाद फिर जब उनका भांडा फूटता है तो वो अपना चेहरा हिजाब में छुपाते रहते हैं। एज फॉर माय ओपिनियन, एज फॉर माय थिंकिंग, कि पाकिस्तान को अब भी वक्त है सुधरने का। मुझे लगता है अब भी वक्त है। ये जो अवेयरनेस की टीम बनी है, ये जो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा औजार बना है, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो एडुकेट लोग हैं, जो बहुत लिबरल लोग हैं, जो बहुत अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे हैं, इन्हीं सारे लोगों को एकजुट हो करके यूएन पहुंच करके अपना एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना चाहिए और कहना चाहिए कि जब पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के लोग जब यहाँ के संविधान को, यहाँ के कानून को मानने को तैयार नहीं है, तो ठीक यूएई की तरह, अरब की तरह यहाँ पर भी इस्लामिक कानून लागू कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अरब रिफॉर्म होता चला गया इस्लामिक पनिशमेंट के डर से, लोग वहां पर गुनाह और गलतियां कम करते हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान भी इम्प्रूव करेगा। और रही बात अमेरिका की जो आपने कही है, तो लोग फुलझड़ी फोड़ेंगे, लोग आलू बम जलाएंगे। हमें सतर्क रहना है, हमें नहीं लड़ना है, और हमें बहुत बायस नहीं, बहुत बैलेंस होकर के निर्णय लेना वेरी है। राइट, बहुत अच्छी बात। बहुत ज़बरदस्त बात। और उसकी वजह ये भी है, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान बस कोई हम जो है हमने कभी गलती नहीं की या ये नहीं, ठीक है हुआ है बिल्कुल, लेकिन ये वाली बात कि हमें समझदारी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। जो चीज़ें हो गई उसको चलो रिवर्स हम नहीं कर सकते, रिवर्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन आइंदा के लिए हम बच सकते हैं। अमेरिका अपना कारोबार करे, पाकिस्तान अपना कारोबार करे और हिंदुस्तान अपना कारोबार करे और अच्छे नेबर्स की तरह रहें। लाज़मी बात है ना हिंदुस्तान अपना कंट्री उठा के कहीं और लेके रख सकता है और ना पाकिस्तान उठा के कहीं और रखा जा सकता है। तो इसका तरीकाकार यही है कि बेहतर तरीके से इन चीज़ों को देखा जाए। पाकिस्तान 4 साल एफएटीएफ में रहा, एफएटीएफ से निकला, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको पूरा करना, फिर उस क्लैरिटी देना एफएटीएफ की तरफ से, मेरे ख्याल में वो अच्छा है, लेकिन उसको होल्ड करना भी बड़ा ज़रूरी है। और फिर अगर कोई अमेरिकन बैठकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के हवाले से कोई बात करता है, तो मेरे ख्याल में ये जब आपस में एक दूसरे से, बेशक मैं कहता हूँ एक दूसरे के आना जाना या तोहफे तोहफ़े देना बेशक ना करे, लेकिन एटलीस्ट जो मसला होता है क्योंकि वो इन लोगों से रिलेटेड होता है, तो उसके ऊपर अगर ये बात कर सकते हैं या बात कर लेते हैं, तो कम से कम आगे जाके उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा जो हमारे दरमियान मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हाँ, हमें खुद भी सोचना है। मैं ये नहीं कहता कि सारा ब्लेम जो है वो अमेरिका या किसी और के ऊपर डाला जाए। हमें खुद भी, लोग बैठे हुए यहाँ पर भी वहाँ पर भी सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। बड़े अच्छे दिमाग के लोग भी मौजूद है, ऐसा नहीं कि नहीं है। खैर एनीवे नाज़िर, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और हम कहेंगे बेस्ट ऑफ लक नरेंद्र मोदी साहब को थर्ड टर्म के लिए। क्राइसिस भी होती हैं, प्रॉब्लम भी होती है और इंटरनेशनल प्रेशर्स भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए भी ये एक थोड़ा-सा बर्दाश्त से बाहर है कि यार इनकी इकोनॉमी तरक्की करे, बाकी चीज़ें करे और ये टॉप पे बिल्कुल टॉप 3 या टॉप 2 में या टॉप 4 में रहे। तो मेरे ख्याल ये हज़म करना भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा-सा इस तरफ भी हम सबको सोचना चाहिए। हम पाकिस्तान यहीं पे मैं जी, एक चीज एडिशन करना जी, चाहूंगी। जी, जब एक फीमेल, जब एक औरत बहुत तरक्की कर लेती है, बहुत एजुकेटेड हो जाती है, बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाती है, उसको दुनिया जानने लगती है, जी, जी। तो उसके उसके लिए बस एक ही एलिगेशन लगाया जाता है कि बहुत बहुत बैड कैरेक्टर की है। यू आर राइट, कैरेक्टर है ना? असैसिनेशन होती है, यस, हाँ, सही कह रही हैं कैरेक्टर आप। असैसिनेशन स्टार्ट सबसे किया जाता आसान काम है। यही होता है ना, और कुछ हो नहीं हाँ। सकता ना। अच्छा, आप इसमें गिरा 2 नहीं सकते। चीज़ें हैं। ये जी, जी। कैरेक्टर असैसिनेशन करके उनको 2 तरीके की सुकून मिलती है। एक, कि शायद कैरेक्टर असैसिनेशन सुनने के बाद ये लड़की अब बैकफुट ले लेगी, और दूसरा यस। कि वो दिल को सुकून देते हैं कि अरे वो तो खराब लड़की है ना, इसलिए तो आगे निकल गई। वो अपने खुद को बिल्कुल। दिल को सुकून देती है। तो उसी यू आर तरीके राइट। से आज भारत जिस पोज़ीशन पर पहुँचा है, अच्छा कहने वालों की लाइन बहुत लंबी है, पर यस, बुरा कहने वाले का चेहरा और ज़ुबान बहुत लंबी है। यू आर तो राइट। हमें बिल्कुल। समझना पड़ेगा कि बुरा कहने वाले की जो ज़ुबान लंबी है, उसको कहने देना है, पर अपने फ़ोकस को, अपने मिशन को हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और आगे बढ़ते चले यस, जाना है।
एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल अगर ये चीज़ें रहें तो बहुत सारे बड़े-बड़ी प्रॉब्लम्स और बड़ी-बड़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है बहुत आसानी के साथ। नाज़िया वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर वंदे यूसुफ। मातरम, भारत इससे और माता की डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू नाज़िया, थैंक यू जय। सो मच, थैंक यू सो मच।